जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 20 नवंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? तो ये दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो मुख्य रूप से हमारे जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है या फिर शौचालय का क्या महत्व है, इसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और वह सभी लोग जिनके पास में इन दोनों चीज़ों की एक्सेस नहीं है उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। और अगर हम लोग बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के SDG की, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे गए हैं संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2030 के लिए, उसमें भी स्वच्छता हमारा शामिल है SDG 6 में। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और ये है क्या? तो SDG 6 है वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030, यानी कि 2030 तक सभी के लिए स्वच्छता और जल की उपलब्धता होनी चाहिए। और इस बार का जो विश्व शौचालय दिवस है इसका विषय है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। इस वीडियो की जो PDF है वह आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में भारत का परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर किस स्थान पर रहा है? तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जो हमारे यहाँ का परम सिद्धि आर्टिफिशियल सुपर कंप्यूटर है ये रहा है 63वें स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर दुनिया के जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर होते हैं उनके बारे में अपडेट वर्ष में 2 बार किया जाता है। तो एक बार तो अपडेट होता है ये जून महीने में प्रत्येक वर्ष, और दूसरी बार होता है ये नवंबर महीने में। तो अभी 16 नवंबर को इसका अपडेट जारी हुआ और इसमें दुनिया भर के जो 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम है उनकी लिस्ट जारी की गई। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने यह घोषणा की है कि भारत का जो परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर है ये इसमें 63वें स्थान पे रहा है। अब परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 2015 में भारत सरकार के द्वारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत की गई थी और इसी के अंतर्गत जो हमारा परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर है यह सीडेक के पुणे में स्थापित किया गया था। और इस कंप्यूटर के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है उसने इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के साथ में मिलकर के इस कंप्यूटर को डेवलप किया था। तो इसका स्थान है यहाँ पर 63वां। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में जापान ने किस देश के साथ रेसिप्रोकल एक्सेस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये समझौता इन्होंने किया है ऑस्ट्रेलिया देश के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये जो रेसिप्रोकल एक्सेस समझौता है यह एक प्रकार का रक्षा समझौता है, यानी कि इस समझौते के अंतर्गत जो भी दोनों देशों की सेनाएं हैं वे एक दूसरे के सहयोग करेंगी, एक दूसरे के देश में जाएंगी, वहां पर ट्रेनिंग करेंगी और डिफरेंट टाइप के मिलिट्री ऑपरेशन का भी संचालन इनके द्वारा किया जाएगा। अब ये समझौता मुख्य रूप से क्यों हुआ है? तो इसके पीछे का कारण है कि जो हमारे प्रशांत महासागर के द्वीपीय क्षेत्र हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं फिलीपींस के नीचे या फिर ऑस्ट्रेलिया के थोड़े से पूर्व में, इन सभी में जो चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव है, इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में जो चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव है इसको काउंटर कर सकें। और इसीलिए इस रेसिप्रोकल एक्सेस समझौते पर जापान और ऑस्ट्रेलिया ने समझौता किया है। तो समझौता हुआ किनके बीच? जापान के PM है योशिहिदे सुगा, ये मौजूद थे, और ऑस्ट्रेलिया के PM है स्कॉट मॉरिसन। इन दोनों के बीच में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। बाकी जापान की अगर हम लोग बात करते हैं तो राजधानी इसकी आपको मिल जाएगी टोक्यो में। वर्तमान में PM तो योशिहिदे सुगा ही हैं और यहाँ की मुद्रा है येन। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो इसकी राजधानी कैनबरा में है, PM है स्कॉट मॉरिसन और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। और आपको ध्यान रखना है कि अभी जो 24वां मालाबार एक्सरसाइज है इसके दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है अरब सागर में, और इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान,
भारत और अमेरिका की नौसेनाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? तो पहला शहर यहाँ पर बन गया है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये थोड़ा सा है क्या, इसके बारे में आइए समझते हैं। बात है 2017 की। तो 2017 में हमारे यहाँ का जो शहरी विकास मंत्रालय है उसके द्वारा फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के ऊपर एक नेशनल पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। और इस पॉलिसी का मुख्य रूप से उद्देश्य था कि हमारे देश के जो भी शहर हैं उनको 100% सैनिटाइज किया जाए और वहाँ पर लोगों के रहने लायक व्यवस्थाएं की जाए, यानी कि उसका जो इन्वायरमेंट हो वो इतना ज़्यादा बेहतर हो कि लोग वहाँ पर आसानी के साथ में रह सके। तो 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी और उड़ीसा का जो भुवनेश्वर शहर है इसने इसमें सबसे अच्छा कार्य किया और इसीलिए इसे ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपकी परीक्षा के लिए, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस बैंक ने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट नामक अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है कर्नाटक बैंक के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अकाउंट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जो हम लोग जा करके बैंकों में खुलवाते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा मुख्य होता है करंट अकाउंट जो कि व्यापारी समूह के द्वारा खुलवाया जाता है और हम लोग जनरली बैंक में जाकर के सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। तो इसी को प्रमोट करने के लिए कासा नाम के कैंपेन की शुरुआत की गई है कर्नाटक बैंक के द्वारा। अब यहाँ पर जो भी कासा के ग्राहक होंगे उनको डिजिटल सुविधाएं दी जाएंगी जिसके माध्यम से वह अपने खातों को आसानी से संचालित कर सकते हैं। बाकी कर्नाटक बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। मुख्यालय इसका कर्नाटक के मंगलुरु में है और MD और CEO हैं महाबलेश्वर MS। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस नौसेना बेस पर अमेरिका से 9वें पोजाइडन 8I मैरीटाइम एयरक्राफ्ट को प्राप्त कर लिया है? तो इसे प्राप्त किया गया INS हंसा पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब INS हंसा है कहाँ पर? तो ये आपको गोवा नेवी एयर बेस के ऊपर मिलेगा और वहीं पर है INS हंसा जहाँ पर भारत ने 9वें पोसाइडन 8I मैरीटाइम एयरक्राफ्ट को रिसीव किया है। अब पहले तो आप जानिए थोड़ा सा इस एयरक्राफ्ट के बारे में। तो जैसा कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि यह एक सर्विलियंस प्लेन है, यानी कि जो हमारे तट हैं उसके आसपास के क्षेत्र की इससे निगरानी की जा सकती है। अगर कोई वार होता है सी में तो उस सी के वार में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि एक प्रकार का यह मल्टी टैलेंटेड सर्विलेंस प्लेन है। अब भारत सरकार को 2013 में पहला P8I एयरक्राफ्ट मिल गया था। तो उस समय भारत ने कुल मिलाकर के 8 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया था, ये 8 मिल चुके थे। 2016 में एक बार फिर से भारत सरकार के द्वारा 4 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले 8 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता हुआ था जिसमें से पहला 2013 में मिला था, उसके बाद में 8 जब दे दिए गए थे 2016 के पहले तक, तो फिर 2016 में भारत सरकार ने 4 अन्य एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है और इन्हीं 4 में से ये पहला एयरक्राफ्ट अभी भारत को मिला है। अब बात करते हैं P8I एयरक्राफ्ट की। तो ध्यान रखिएगा अमेरिका की जो बोइंग कंपनी है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो इतनी सारी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम के आधिकारिक किट प्रयोजक के रूप में किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है? तो यहां पर साझेदारी की गई है MPL स्पोर्ट्स के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर MPL BCCI के द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम का ऑफिशियल किट स्पॉन्सर बनाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब जो हमारी भारतीय टीम की जर्सी होगी या फिर जो उसके किट होंगे उनके ऊपर इस प्रकार से आपको MPL का लोगो देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बड़ा सा लिखा हुआ बाइजू और यहाँ पर ऊपर आपको मिलेगा MPL। तो इसी के लिए समझौता किया है। बाकी जो भी हमारे इंडियन टीम के ड्रेस होते हैं या फिर जर्सी होती हैं या फिर जो अन्य किट होते हैं उन सभी की बिक्री भी अब MPL कंपनी के द्वारा की जाएगी। तो MPL इसका पूरा नाम है मोबाइल प्रीमियर लीग
और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इसी साल डिस्कस किया था कि भारतीय क्रिकेट टीम के जो वर्तमान कप्तान हैं विराट कोहली और साउथ सिनेमा की जो अभिनेत्री हैं जिनका नाम है तमन्ना भाटिया, इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था एमपीएल ने। तो आपको ध्यान रखना है नवंबर 2020 से लेकर के दिसंबर 2023 यानी कि 3 वर्षों के लिए ये समझौता हुआ है एमपीएल स्पोर्ट्स का बीसीसीआई के साथ में। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च कर दिया है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस सिंपली आपको यह ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो भी हमारे रिमोट एरिया हैं यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर वाहनों को पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं है, उन स्थानों के लिए इस मेडिकल मोबाइल यूनिट की शुरुआत की गई है। तो इसका मुख्य रूप से काम होगा कि ऐसे एरिया में जहां पर इन वाहनों का आवागमन संभव नहीं है या जहां पर हेल्थ केयर की सुविधाएं बेहतर नहीं हैं, उनके पास में भी इस प्रकार की सुविधाओं को पहुंचाया जाए। तो आप इसके बारे में याद रखेंगे कि राजधानी शिमला में सीएम जयराम ठाकुर जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। बाकी हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी 2 राजधानियां हैं, एक है शिमला, दूसरी है धर्मशाला में। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। लोकसभा में यहाँ की 4 सीट है, राज्यसभा में है 3 और विधानसभा में 68 सीटें हैं। उच्च न्यायालय आपको मिलेगा शिमला में और मुख्य न्यायाधीश इसके हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। स्थापना इसकी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 4 आपको यहाँ पर 5 मिलेंगे राष्ट्रीय पार्क। तो ग्रेट हिमालय है, खीरगंगा है, पिन घाटी है, इंदर किला है और आपका है सिंबल बरा। अगला प्रश्न है, मृदुला सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हुआ किस राज्य की पहली महिला उपराज्यपाल थी? तो ये पहली महिला उपराज्यपाल थी गोवा की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि मृदुला सिन्हा जिनका अभी निधन हो गया है, ये भाजपा पार्टी की वरिष्ठ नेता रही थी और जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी थी उसके बाद में ये गोवा राज्य की पहली महिला उपराज्यपाल बनी थी। तो उपराज्यपाल के साथ साथ ये एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार भी थी। तो अभी इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र सफेद जिराफ जो कि अभी चर्चा में रहा है किस देश में स्थित है? यानी कि इस समय वह किस देश में है? तो ये आपको मिलेगा केन्या में। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है केन्या, जहां पर आपको ये सफेद जिराफ देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं कि यह सफेद जिराफ चर्चा में क्यों आया। तो दरअसल मामला यह है कि यह दुनिया का बचा हुआ एकमात्र सफेद जिराफ है और इसी कारण से इस जिराफ में एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस को इंस्टॉल किया गया है। यानी कि अब अगर इसमें जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस को लगा दिया गया है तो उसके माध्यम से जो भी यहाँ के वन कर्मी हैं वह इस जिराफ को ट्रैक कर पाएंगे, यानी कि इसकी किस प्रकार से मूवमेंट हो रही है, यह कहाँ पर जा रहा है, उन सभी के बारे में जानकारी यहाँ पर वन विभाग को मिला करेगी, जिससे इसे बचाया जा सकता है, यानी कि यह शिकारियों के कब्जे में न आने पाए। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका रंग पूरी तरीके से सफ़ेद है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई विशेष प्रकार का जिराफ होता है, दरअसल यह एक प्रकार का आनुवांशिक विकार होता है और इसी विकार के कारण जो यहाँ पर इसके शरीर पर पाया जाने वाला रंग है वह उड़ जाता है और इसका रंग हो जाता है सफ़ेद। तो ध्यान रखिएगा ये कोई इसकी प्रजाति नहीं होती है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं इसके IUCN स्टेटस की तो यह वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल है और 21 जून को विश्व जिराफ दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने यूपीएससी की तैयारी करने वाले एसटी समुदाय के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है महाराष्ट्र की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो अभी महाराष्ट्र की सरकार ने ये कहा है कि जो भी हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं, अगर वह यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हम उनको वित्तीय सहायता देंगे। अब ये वित्तीय सहायता होगी कितनी? तो यहाँ पर इनको प्रत्येक माह 12,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा ये अपनी शिक्षण सामग्रियों को खरीद सकें, यानी कि स्टडी मटेरियल को खरीद सकें, बुक्स वगैरह को खरीद सकें। इसके लिए इन्हें 26,000 रुपये अतिरिक्त भी दिए जाएंगे। तो अगर आप एससी कम्युनिटी से हैं और महाराष्ट्र राज्य से हैं तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बाकी अगर हम लोग महाराष्ट्र राज्य की बात करते हैं तो अभी जो UK IBC की डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट आई थी
उसमें महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा था। भारत का जो पहला ई रिसोर्स सेंटर है जिसका नाम है न्याय कौशल, इसका भी महाराष्ट्र के नागपुर में उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 जिसमें पहले स्थान पर रहा था तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर रहा था महाराष्ट्र। और जो महाराष्ट्र का परभानी जिला है यहाँ पर एशिया की पहली सौर कपड़ा मिल का भी निर्माण किया जाएगा। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 2 राजधानियां हैं, एक तो है मुंबई समर कैपिटल, दूसरी है नागपुर विंटर कैपिटल। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जो कि वर्तमान में गोवा के भी उपराज्यपाल हैं, राज्यपाल हैं, एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, पार्टी इनकी है शिवसेना। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं दीपांकर दत्ता और उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा मुंबई में। बाकी आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कई सारे टाइगर रिजर्व भी हैं, जैसे कि बोर टाइगर रिजर्व है, नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व है, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है, मेलघाट है और आपका है सह्याद्री। अभी महाराष्ट्र को एक और रामसर स्थल मिल गया है। तो अभी तक एक ही था नंदोर मधमेश्वर, अब यहाँ की जो लोनार झील थी उसे भी रामसर स्थल का दर्जा दे दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश में आयोजित किया जाने वाला 2021 अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप के आयोजन को रद्द कर दिया गया? तो अगर आपको याद हो, अगर आप लोग पहले से करंट अफेयर्स देख रहे होंगे तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2020 में इसका आयोजन नवंबर महीने में किया जाना था। तो एक बार इसे टाला गया, उसके बाद में इसे टाल करके कर दिया गया था 2021 में, यानी कि 2021 में फरवरी मार्च में इसका आयोजन किया जाना था। तो अब एक बार फिर से इसको टाल दिया गया है और अब ये 2022 में आयोजित किया जाएगा। तो कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा भारत में। कहाँ पर? भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि 2021 अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप पहली बार अपने देश भारत में आयोजित किया जाना है। इसके अलावा आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो कोस्टा रिका में आयोजित होने वाला अंडर 20 फीफा महिला विश्व कप था, इसके भी आयोजन को रद्द कर दिया गया है। तो ये भी अब 2022 में आयोजित किया जाएगा। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अंडर 17 वाला अपने देश में होगा और अंडर 20 वाला कोस्टा रिका में होगा। अंडर 17 और अंडर 20 का मतलब क्या है? तो अंडर 17 का मतलब है कि यहाँ पर जो खिलाड़ी होते हैं उनकी एज 17 से कम होती है और 20 वाले में 20 से कम होती है। बाकी अगर हम लोग फीफा की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिक में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये हमने जो हमारे मेन क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। अब आइए कुछ अन्य चीज़ें भी जान लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तेज गेंदबाज सुदीप त्यागी यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम के ये गेंदबाज थे और अब इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। 18 नवंबर को एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जिसे हम लोग शॉर्ट में कॉप डी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कॉप डी के नाम से जानते हैं। तो यह मुख्य रूप से जो भी हमारे फेफड़े के डिसीज होते हैं यानी कि लंग्स की डिसीज होती हैं उनकी जागरूकता के लिए यह दिवस होता है और इस बार ये मनाया गया है 18 नवंबर को। थीम क्या है? तो थीम है लिविंग वेल विथ कॉप डी, एवरीबॉडी एवरीवेयर। फिर आपको ध्यान रखना है विश्व दर्शन दिवस के बारे में। यह जो दिवस है यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया था। इसे हम लोग वर्ल्ड फिलॉसफी डे के नाम से भी जानते हैं और यह दिवस नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। गुरुवार का मतलब है थर्सडे को ये मनाया जाता है। कौन सा दिवस? वर्ल्ड फिलॉसफी डे। तो इस बार ये 19 नवंबर को मनाया गया है। अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, इनके द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के लीलावती पुरस्कार को लॉन्च किया गया है। अब पुरस्कार के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यह पुरस्कार महिलाओं को दिया जाएगा और इस पुरस्कार की थीम है वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आखिर में बात करेंगे एक और वायरस की। तो ध्यान रखिएगा ये वायरस अब की बार चीन से नहीं आया है। ये वायरस अभी देखा गया है बोलीविया देश में। बोलीविया जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, यहाँ पर अभी चैपर वायरस के बारे में पता चला है। अब चैपर वायरस की बात करते हैं तो इसका जो वेक्टर है वह आपका है रैट, यानी कि यह रैट से शुरू होता है
और इस वायरस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह मानव से मानव में संचारित हो सकता है, यानी कि इस वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन संभव है। तो ध्यान रखेंगे, बोलिविया देश में इसके बारे में पता चला है। बाकी कल मैंने आपसे पूछा था कि राजा परवा जो त्यौहार है यह किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका होता है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में इस त्यौहार को मनाया जाता है। और आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि भारत का जो पहला चंदन संग्रहालय है कौन सा? भारत का जो पहला चंदन संग्रहालय है यह आपका कहां पर खोला जाएगा, यानी कि किस राज्य में यह खोला जाएगा, इसके बारे में आपको नीचे कमेंट में बताना है। और कल मैंने दूसरे वाले चैनल पर भारत में लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट और जो भी हमारा टालेस्ट है इसके बारे में वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें एक कमेंट आया था कि भारत का सबसे लंबा हाईवे है NH27। तो ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बताया है NH44 वही भारत का सबसे लंबा हाईवे है। और ये मैंने आपको ऑफिशियल भारत सरकार की जो डेटा है उसी के अनुसार बताया है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के जो जीके के वीडियो होते हैं मेरे सारे सोर्स ज़्यादातर ऑफिशियल गवर्नमेंट के साइट होते हैं और इनमें गलती होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो इसीलिए आप पूरा इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, भारत का जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है ये आपका है नेशनल हाईवे 44, जो कि जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक विस्तृत है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।